इमरान प्रतापगढ़ी ने वोट डाला है और अपने गांव चमरूपुर शुक्लान बूथ पर उन्होंने मतदान किया। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है। राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और उनसे पूछेंगे कि किस मुद्दे पर उन्होंने वोट किया है। आज आपने वोट डाला है, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया है? देखिए, हमारे लिए तो वसीम साहब का शेर है कि घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है। पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। हमारा मतदान लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, एकता के लिए, प्यार के लिए, और मुझे लगता है कि भारत के हर अच्छे नागरिक का मतदान इन्हीं मुद्दों के लिए होता है। देश कैसे जुड़ा रहे, देश में सबसे महत्वपूर्ण है संविधान, और संविधान की मजबूती के लिए हर व्यक्ति घर से बाहर निकले और मतदान करें। 6 चरण, आज 6वां चरण का चुनाव हुआ है। क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन कितनी सीट निकाल? 6वां चरण है। 6वें चरण में छक्का लगेगा, सिक्सर लगेगा। मोदी 400 पार का नारा दे रहे हैं। जुमला है, जैसे 15 लाख का जुमला था वैसे वो भी जुमला। सुनील जायसवाल, भारत समाचार, प्रतापगढ़। तो इमरान प्रतापगढ़ी को आपने सुना और लगातार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है और इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को आपने सुना। वोट कास्ट करने के बाद उनका बयान सामने आ रहा है और इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इसी तरह के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटें, दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर आज मतदान चल रहा है और सुबह 7 बजे से ही मतदान की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ आनंद दुबे जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। आनंद जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। पीयूष मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहन सिंह जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। रोहन जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हमारे साथ मोहम्मद साजिद जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। साजिद जी, आपका बहुत स्वागत है। और देवकीनंदन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। देवकीनंदन मिश्रा जी, मैं एक बार आप ही से शुरुआत इस बार करना चाहता हूं कि जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, देखा आपने दोनों ही दलों की तरफ से, लेकिन धरातल पर आप क्या देखते हैं जिस तरह का ये दावा किया जा रहा है और किस तरह की लड़ाई आप दोनों ही गठबंधनों के बीच में देखते नजर आ रहे हैं? दोनों ही जो एनडीए हो चाहे इंडिया अलायंस हो, दोनों ही तरफ से, और खासकर बीएसपी का रोल क्या मानते हैं आप इस पूरे चुनाव में? देखिए, ये 2014 का चुनाव नहीं है। 2014 में बाईपोलर इलेक्शन नहीं हो रहा था। 2014 में बीजेपी अलग लड़ रही थी, कांग्रेस अलग लड़ रही थी, समाजवादी पार्टी अलग लड़ रही थी और बीएसपी भी अलग लड़ रही थी। 2019 में बीएसपी और समाजवादी पार्टी का एक गठबंधन होता है। लेकिन वो जो गठबंधन होता है वो पार्टी के नेता अखिलेश यादव और मायावती जी गठबंधन तो आपस में कर लेती हैं, लेकिन निचले स्तर पर गठबंधन जो कार्यकर्ताओं के बीच होना चाहिए, जो वोटर के बीच होना चाहिए, वो नहीं हो पाया। 2024 का 5 साल बाद चुनाव आ गया, लेकिन 2019 का जो चुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो दिसंबर से पहले अगर आप देखें 2018 के दिसंबर में, उस समय तक बीजेपी के खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी। लेकिन इसी बीच फरवरी में एक घटना होती है, पुलवामा होता है और उस पर एक एयर स्ट्राइक की जाती है पाकिस्तान पर। उसको लेकर के अचानक माहौल बदल जाता है। तो 2014 का जो चुनाव है उसके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी सीटें ज़्यादा जीतती हैं और 282 से 303 हो जाती है। 0.67% वोट जो है उसका बढ़ता है भारतीय जनता पार्टी का, 303 सीट होती है। लेकिन जो 2024 का जो चुनाव हो रहा है ये जी, इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा है, मैं जो समझ पा रहा हूं कि वो एक मुद्दे पर खड़े नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले चरण में दूसरा मुद्दा था, दूसरे चरण में दूसरा मुद्दा हो गया, तीसरे चरण में तीसरा, चौथे चरण में चौथा और 5वें चरण में पांचवा, मतलब मुद्दे बदलते जा रहे हैं जी। और पब्लिक है कि बोलने से बच रही है। आप पब्लिक, चाहे हम जाएं या आप जाएं, पत्रकार जाते हैं या सर्वे के लोग जाते हैं, तो उनसे पब्लिक कुछ कह नहीं रही है। पब्लिक एकदम शांत भाव से बैठी हुई है और जिसको भी वोट डालना है वो जाकर के वोट डाल दे रही है। तो एक कार्यकर्ताओं में जो मैं देख पा रहा हूं कि बीजेपी की तरफ से अगर आप देखें तो बीजेपी का जो वर्कर है वो एक तरीके से पैसिव हो चुका है, उसके अंदर उत्साह नहीं रह गया है। क्योंकि 10 साल केंद्र में सरकार हो चली है और 7 साल यहाँ यूपी में हो चली है,
कार्यकर्ता किसी भी पार्टी से तब जुड़ता है जब उसको भी कोई निजी बेनिफिट होता है। आप आम आदमी पार्टी की दिल्ली की बात करिए तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने, मैं मानता हूं कि अच्छा काम किया है। इस वजह से अच्छा काम किया है कि जो भी उसके लिए प्रचार किया, फुल टाइम दिया, उसको आम आदमी पार्टी ने कुछ न कुछ मतलब कमाने का मौका जरूर दिया है, चाहे वो किसी न किसी रूप में उपलब्ध कराया है। भारतीय जनता पार्टी की ये एक ड्रॉबैक है वर्कर्स से, क्योंकि बहुत सारे वर्कर हमसे मिलते रहते हैं, वो वर्कर इस तरह की शिकायत करते हैं कि हम प्रचार तो करते हैं, पार्टी की तरफ से हमारे पास डेली के प्रोग्राम लगे होते हैं, लेकिन जब हम कोई काम बताते हैं तो जो नेता होता है, जो बड़ा नेता होता है, वो हमको तरह तरह की नीतियां बताने लगता है। एक भारतीय जनता पार्टी का वर्कर थोड़ा डल है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो भी वर्कर है, पहली बात तो इन दोनों पार्टियों में इतने वर्कर हैं नहीं, समाजवादी पार्टी में थोड़ा ज्यादा है, कांग्रेस के पास बहुत ही कम वर्कर हैं, लेकिन उसके मुकाबले वो एक्टिव है जी। इसके अलावा जो वोटर है भारतीय जनता पार्टी का, वो भी एक तरीके से पता नहीं क्यों सुस्त पड़ा हुआ है। या तो उसके अंदर भी कोई गुस्सा है जो कह नहीं पा रहा है, लेकिन वो सुस्त पड़ा हुआ है, कभी वोट डालने चला जाएगा, कभी नहीं जाएगा। यही वजह है कि वोट का शेयर घट रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद 1 करोड़ 5 लाख वोट बढ़ा दिया है इलेक्शन कमीशन ने, और पता नहीं कैसे क्या बढ़ाया, मुझे नहीं पता है, लेकिन उसके बाद भी जो वोटिंग परसेंटेज है 2019 के मुकाबले वो करीब 4-5% कम है। आज भी जो वोटिंग परसेंटेज वोटर्स को निकालने में नाकामयाब कहीं ना कहीं आप साबित हो रहे हैं। ये देवकीनंदन जी कह रहे हैं कि आप वो एक तरह से मुद्दे जो है वो बार बार बदले जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं का, जो तमाम कार्यकर्ता है पार्टी के, उनका ख्याल नहीं रख पा रही है पार्टी, ऐसा है क्या? देखिए, अमूमन मैं जो राजनीतिक विश्लेषक होते हैं, चूंकि मैं भी लंबे समय तक पत्रकार हूं, तो अमूमन मैं जो राजनीतिक विश्लेषक होते हैं उनकी बातों पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन देवकीनंदन जी को मैं जो सुबह से सुन रहा हूं, जो जब से मैं जुड़ा हूं, तो मुझे लग रहा है कि ये मतलब आधिकारिक रूप से अगर ये इंडी गठबंधन के स्पोक्स पर्सन बन जाए तो भी कोई बहुत दिक्कत नहीं है। जिस तरह से ये बता रहे हैं तमाम चीजें, ये बता रहे हैं भाजपा कार्यकर्ता बहुत उदासीन है, भाजपा कार्यकर्ता निकल नहीं रहे हैं, भाजपा का वोटर नहीं निकल रहा है। अभी इसके पहले उन्होंने कहा था कि जो दलित वोट बैंक और ये पिछड़ा निकला है वो सपा की तरफ शिफ्ट हो रहा है। फिर अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले कहा कि जब सपा और बसपा का गठबंधन हो गया था तो नेताओं का तो गठबंधन हो गया, लेकिन जनता वोटर का गठबंधन नहीं हुआ। जब दोनों मिल के लड़े तब जो है जो दलित वोट था वो इनको नहीं मिला, लेकिन अब इनको मिल रहा है। तो इनके एनालिसिस में मतलब मेरी वो ये भी तो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं है। नहीं, वो ठीक है, थोड़ा बहुत तो कहना ही पड़ेगा ना। तो अब थोड़ा बहुत तो कहना पड़ेगा भाई, थोड़ा तो राजनीतिक विश्लेषक का भी ध्यान रखना पड़ेगा है जी। तो मेरे कहने का देखिए एक मतलब बहुत स्पष्ट बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी का एक इतना बड़ा वोट बेस जो है 2014 के बाद से तैयार हुआ, जो किसी जलसे में आपको नहीं दिखता, किसी जुलूस में नहीं दिखता, किसी सड़कों पर नहीं दिखता, मंचों पे नहीं दिखता, वो वोटर है जिसने अपने जीवन में बदलाव को महसूस किया। वो बूथ पे जाता है, वोट देता है और इस देश को सशक्त बनाने का काम। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता है, वो कुर्सियां नहीं तोड़ता है, वो धक्का मुक्की नहीं करता है। अगर इसी को उत्साह कहा जाए कि अपने नेता का माइक छीन लो, उनको दौड़ा लो, कुर्सी तोड़ दो, मंच तोड़ दो, तो भैया माफ करिए, ऐसा उत्साह तो नहीं चाहिए। ये उत्साह नहीं है, उन्माद है। और जातीय उन्माद से उपजा हुआ एक जो स्क्रीन है वो दिखता है। लेकिन कुल मिलाकर मैं एक बात आपको बहुत स्पष्ट कर दूं कि पहले चरण से पहले जो इंडी गठबंधन मस्त था ना, वो पहले दूसरे चरण तक आते आते पस्त हो गया, तीसरे चौथे में ध्वस्त हो गया, पांचवें में पंचर हो गया, छठे में उसका छक्का छूट जाएगा और सातवें में समाप्त हो जाएगा। और 4 तारीख को बची खुची जो अंत्येष्टि है वो भी हो जाएगी इस गठबंधन की। और 4 जून भारतीय जनता पार्टी होगी 400 पार, इंडी गठबंधन में होगा हाहाकार, हम होंगे 400 पार,
वहां होगी जूतम ठीक पैजा। है, साजिद जी का रुख कर लेते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, आनंद जी की बात का जवाब देंगे। ठीक है सर, मैं आता हूँ आपके पास आनंद जी, लेकिन नहीं, साजिद एक जी, मिनट, मैं बीच में एक जी प्लीज, छोटा सा। शांतनु जी, आनंद जी ने बताया कि वो कभी पत्रकार रहे हैं। बिल्कुल, पत्रकार से आप जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो गए, तो आप तो भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, लेकिन मैंने जो बात की वो जमीन पे दिख रहा है। और मैंने नौकरी छोड़ के ज्वाइन की है। नहीं, मैं नौकरी करते हुए मैं किसी बात नहीं करता था, फिर तो वो मैं अपना काम करता था जो करना था। नहीं नहीं, तो आज की तारीख में जो सिचुएशन है मैं उस पर बात कर रहा हूं। ठीक है सर। और देखिए, अभी आपने एक सवाल किया ना कि दो बातें आपने कही। भारतीय जो पिछला गठबंधन हुआ था 2022 का, 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का, मैंने कहा ऊपर ऊपर तो गठबंधन हो गया, लेकिन वो नीचे गठबंधन नहीं हुआ था। लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, वो गठबंधन पहले तो लग रहा था कि कुछ भी नहीं है, लेकिन आज की तारीख में नहीं, जब से चुनाव शुरू हुआ है पहले चरण का, उसके बाद से उनकी जो केमिस्ट्री निकल करके सामने आ रही है, वो बीजेपी के लिए चिंता की बात है। आप इसको माने या ना माने, ये आपका आउटलुक है। ठीक है, मैं इस पर आपसे आऊंगा आपके पास देवकीनंदन जी, लेकिन साजिद जी का रुख कर लेते हैं। साजिद जी, देखिए, कहा जा रहा है कि ये जो भीड़ दिखाई दे रही है जिसका आप लोग जिक्र बार बार कर रहे हैं, ये दरअसल जातीय भीड़ है, और ये आनंद जी का कहना है उन्मादी भीड़ है, और इसमें वोटर्स का जो है वो बहुत ज्यादा उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। जातीय भीड़ जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुंच रही है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 संविधान, आरक्षण और जान बचाने का चुनाव है। जो जान बचाने का मतलब आप ये कह रहे हैं कि जान भी नहीं बचेगी? जान भी नहीं बचेगी। भाजपा वालों ने ऐसी वैक्सीन लगवा दी है कि जो है वो लोग लगातार आत्महत्याएं कर रहे हैं। मेरे एक पत्रकार दोस्त हैं प्रवीण शर्मा जी, अभी 25 साल का बेटा है उनका, और उसका जो है वो स्विमिंग करते हुए उसकी जो है वो हार्ट अटैक से मौत हो गई। और इस तरीके से तमाम ऐसे और भी केस हैं कि हर दिन मैं सुनता हूँ कि कोई ना कोई मिलने वाला जो है वो एक्सपायर हो रहा है, हार्ट अटैक, और जो है वो कहीं ना कहीं वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट हैं। वो तो भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अपनी पीठ थपथपा रहे थे, लेकिन जब उसका जांच हुई वैक्सीन की और उसमें वो वैक्सीन जो है वो उसकी रिपोर्ट आ गई और वो नुकसानदेह है। और संविधान बचाने के लिए इनकी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं अनंत कुमार हेगड़े जी, कर्नाटक से 10 मार्च, जब अधिसूचना भी नहीं लगी थी चुनाव की, 10 मार्च 2024 को उन्होंने कहा कि हमें 400 सीट चाहिए, हमको संविधान बदलना है, संविधान खत्म करना है। और उसके बाद जो है अरुण गोविल जी थे, उन्होंने भी यही बात कही। तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय जनता पार्टी संविधान में लगातार जो है वो बदलना चाहती है, उसको ख़त्म करना चाहती है, इसी कोशिश में है। इसलिए देश की जनता एक बार संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द बचाने के लिए, जान बचाने के लिए इस 44 से 48 टेम्परेचर के तापमान में भी जो रैलियों में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की रैलियों में जा रहे हैं और लोग खड़े हो रहे हैं, तो वो वोटर तो पहले ही हैं। जहां हम लोग 50,000 और 20,000 और 1 लाख की उम्मीद करते हैं, वहाँ 5-5 लाख की भीड़ पहुँच रही है। इससे साफ है कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के फेवर में चुनाव है और देश की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। साजिद जी, वो एक बार आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि अपना वोट बैंक बचाने की राजनीति कर रहे हैं। वोट बैंक से मतलब उनका होता है मुस्लिमों का एक तरह से जो पक्षपात है, वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन और तमाम जो उनकी पार्टियां हैं वो कर रही हैं। ये आरोप लगाया जाता है ये इंडिया गठबंधन पर, और यही बात आनंद दुबे जी भी कह रहे हैं कि देखिए ये जाति उन्माद है, और ये भीड़ जो है वो पहुंचकर अपने नेता की ही बात नहीं सुन रही है। अखिलेश जी वहाँ माइक से चिल्ला रहे हैं कि शांत हो जाओ, लेकिन उसके बावजूद भी मंच पर भीड़ चढ़ी जा रही है। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन सबको साथ लेने की बात लेकर चलता है, सभी को साथ लेकर चलने की बात करता है, सभी सांप्रदायिक सौहार्द की बात करता है। समाजवादी पार्टी जातियों की राजनीति, धर्म की राजनीति नहीं करती। ये काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है, जिसको हर चुनाव में राम की याद आती है, भगवान राम का इस्तेमाल करते हैं। और जो भीड़ है वो समाजवादी पार्टी की भीड़ है, इंडिया गठबंधन की भीड़ है, और वो भाजपा
को बदलने की भीड़ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों पर आई थी केंद्र की सरकार में 2014 में कि हम युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, हिंदुस्तान बेरोजगारी में दुनिया में 7वें नंबर पर पहुंच चुका है। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट में हम 7वें नंबर पर हैं। देश का 83% युवा बेरोजगार है। तो और जो दूसरी योजना लाए वो उन्होंने आर्मी की जो सैनिक भर्ती थी उसको ख़त्म करके उन्होंने अग्निवीर बना दिया। ये अग्निवीर ऐसी योजना है कि जिसमें युवा का जो 20 साल पहले भर्ती हुआ है सेना में, उसका पिता वो नौकरी करेगा और 4 साल बाद उसका बेटा पहले उससे रिटायर्ड होकर घर आ जाएगा। जवाब लेता हूँ आनंद दुबे जी से। आनंद दुबे जी वो कह रहे हैं कि देखिए आप जान भी बख्श दें, वही बहुत बड़ी बात है। हालांकि वैक्सीन पर मैं कहूँगा कि फैक्चुअल बात करनी चाहिए और जिस तरह की बातें निकल कर सामने आई हैं उस पर बात जो है वो करनी चाहिए। इस तरह की हवाई बातें नहीं करनी चाहिए कि कंपनी ने उस पर क्या कुछ कहा है। लेकिन आनंद जी, इस पर आपका जवाब। देखिए, वैक्सीन पे आईसीएमआर ने अपने आप को अलग कर लिया। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले चिट्ठी जारी किया कि हमारे नाम को झूठा इस्तेमाल किया गया। हमने इस तरह कुछ लगातार रिपोर्ट्स आ रही है कि किस तरह से वो कोवैक्सीन को लेकर उन्होंने कहा कि हाँ रिपोर्ट को उन्होंने नकार दिया है, लेकिन जी कोविशील्ड को लेकर बात कर रहा था। भी वापस मंगवा ली मैं बता रहा हूँ। अभी आप देखिए ना, अभी 4 जून आने दीजिए, बहुत सारी चीजें आपको निकल के सामने आएंगी। किस तरह से प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश, किस तरह से देश में डर का माहौल पैदा करने की कोशिश। ये वही समाजवादी पार्टी है ना जो कहती थी वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, अखिलेश यादव रात में चुपके से जाके वैक्सीन लगवाए, उल्टी सीधी फोटो ट्वीट करते थे। पूरे कोरोना काल में किसी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का पता नहीं चला। और अभी मैं आ जाता हूँ, ये जो संविधान की बात कर रहे थे, अभी कोरोना के टाइम में सबसे ज्यादा मददगार साबित हुए और हर व्यक्ति तक पहुंचे, हर पीड़ित तक मैं तो बीच में नहीं बोल रहा था। खैर जनता ने देखा, अगर आप इतनी सेवा करते तो यहाँ थोड़े ना बैठे होते। हाँ, अब मैं कहना चाहता हूँ, देखिए अभी बात रखने के लिए बैठना पड़ता है, आप भी बैठे। नहीं, आपका मतलब सिर्फ आपकी नहीं है, समाजवादी पार्टी की, आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इमरान प्रतापगढ़ी को भी सुन रहा था, ठीक, वो भी कह रहे थे मैं संविधान बचाने के लिए वोट डाल के आया। ये वही है ना जो कहते थे कि मैं और अतीक अहमद गुरु भाई हैं। अतीक अहमद के लिए कसीदे पढ़ते थे मंच पे जाके, मुख्तार अंसारी के लिए कसीदे पढ़ते थे ये इमरान प्रतापगढ़ी, और भी बहुत सारे इनके बयान हैं, विवादित चीजें हैं। लेकिन ये सब लोग मिलकर संविधान को बचा रहे हैं। ये कौन से लोग हैं संविधान को बचाने वाले? ये उस कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं जिसने 90 बार इस देश में राष्ट्रपति शासन लगा के चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया। 42वां संविधान संशोधन किया जिसको मिनी संविधान तक कहा गया, जिसमें मूल अधिकारों तक को सीमित करने का काम किया गया, संविधान की प्रस्तावना में छेड़छाड़ किया गया। और सुन लीजिए, इमरजेंसी के दौरान जो संविधान संशोधन हुए उसमें इंदिरा गांधी जी के केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट न कर सके, यह सुप्रीम कोर्ट से अधिकार तक छीन लिया गया। तमाम कानूनों को 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। इसके अलावा जितना तोड़फोड़, जितनी भी चीजें संविधान में की जा सकती थी वो कांग्रेस पार्टी ने अपने समय समय पर करने का काम किया। आज ये सब लोग मिलकर उसी कांग्रेस पार्टी के साथ संविधान बचा रहे हैं। जिन लोगों की सरकार ने उत्तर प्रदेश में 2 लाख दलित भाइयों का प्रमोशन में रिजर्वेशन छीन के उनको रिवर्ट करने का काम किया अखिलेश यादव की सरकार ने, वो आज दलित भाइयों के हक की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इनसे जरा पूछिए कि ममता बनर्जी ने जो अभी घृणित कार्य किया था पश्चिम बंगाल में कि 71 में से जो 2011 के बाद जो सूची बनाई ओबीसी आरक्षण की, उसमें 71 में से 65 मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम जातियों को आरक्षण दे दिया और सिर्फ 6 हिंदू जातियों को आरक्षण दिया, जबकि वहां आबादी हिंदुओं की कितनी है, मुसलमानों की कितनी है, पूरा देश जानता है। और उस पर जब हाईकोर्ट फैसला देता है, हाईकोर्ट कहता है नहीं ये पूरी तरह से गलत है, इसको खारिज किया जाता है, आप इसको ठीक करिए और फिर दोबारा ले आइए, तो कहती है क्या मैं नहीं मानूंगी। हाईकोर्ट कौन होता है? मैं नहीं मानूंगी। हाईकोर्ट के जज तो भाजपा के एजेंट है। आप बताइए, जो लोग कह रहे हैं कि हम हाईकोर्ट को नहीं मानेंगे, चुनाव आयोग को नहीं मानेंगे, संवैधानिक किसी संस्था को नहीं मानेंगे, वो कह रहे हैं कि हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उस पर अभी तक किसी का बयान, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, किसी ने कुछ नहीं बोला। सबके मुंह में दही जमी हुई है। ठीक है रोहन जी, इनसे पूछिए हाईकोर्ट संवैधानिक संस्था है। मैं पूछता हूँ रोहन जी 2 सवाल। एक तो ये कहा जा रहा है कि इमरान प्रतापगढ़ी जिनके बयान लगातार ये वायरल होते हैं और माफियाओं के साथ खड़े होकर वो कहीं ना कहीं वो
अपनी उपस्थिति वहां पर दर्शाते हैं, ये आनंद जी का कहना है। और साथ साथ कन्हैया कुमार को लेकर भी सोशल मीडिया पर एक जिस तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है, इन दोनों ही लोगों पर आपका जवाब और जिस तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है, साथ साथ ममता बनर्जी की जो बयान सामने आया और पश्चिम बंगाल में जो ओबीसी आरक्षण को लेकर जो राजनीति चल रही है उस पर भी आनंद दुबे जी सवाल उठा रहे हैं। दो चीज़ों के लिए, जब इमरान जी के लिए बात करी गई है तो बयानों की बात हो रही है तो बहुत सारे बयान याद दिलाए जा सकते हैं जी। बात फिर शुरू होती है कि देश के प्रधानमंत्री हैं, पद की गरिमा होती है, मंच से खड़े होते हैं बांसवाड़ा में, कहते हैं कि घुसपैठिए हैं, इनको बाहर करना होगा, बात करते हैं मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, बात करते हैं आपकी भैंस खोल ले जाएंगे, आपका पेंसिल बॉक्स छीन ले जाएंगे। तो आप समझिए कि बयानों की इनकी बात का तो कोई और छोर ही नहीं रह गया। रही इमरान जी के बारे में जो टिप्पणी कर रहे हैं, इमरान जी अगर माफिया हैं तो आपकी पुलिस है, केंद्र में गृह मंत्री आपके अमित शाह जी हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, जेल भेज दीजिए, आप मुकदमा करिए। तो आप किसी पर आरोप लगा रहे हैं तो इसके लिए कानूनी अगर सलाह दूंगा तो बहुत बड़ी चीज़ होगी। दूसरी बात, एक बात और कन्हैया की, कन्हैया बिल्कुल मेरे भाई जैसा है, कन्हैया के बहुत पहले से भी जानता हूँ, साथ में काम किया हूँ। कन्हैया जो जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट में लड़ रहे हैं, ये चुनाव अलग तरह का चुनाव है। मनोज तिवारी जी वो आदर्श उदाहरण है कि कैसे नरेंद्र मोदी जी ने सिस्टमेटिकली 2014 से 2024 तक में सीरियस पॉलिटिशियंस को बाहर कर दिया और उनकी जगह पर ऐसे लोगों को रिप्लेस किया जिनकी पॉलिटिकल नॉलेज, पॉलिटिकल ग्रेविटी जीरो है। जब वो अपने क्षेत्र में गुजरते हैं उनको किसी चीज़ का कुछ भी नहीं मालूम होता। रोज कोई वीडियो वायरल हो रहा होता है, कभी कह रहे होते कि अब अपने क्षेत्र की प्रॉपर्टियों की कीमत 3 गुना करवा देंगे, अब ताकि जहां पे लोग घर ही नहीं खरीद पाएंगे ऐसी स्थिति पैदा हो जाए। अब मतलब कुल मिला के पिछले 10 सालों में मनोज तिवारी जी का कैसा कार्यकाल रहा दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट में सारे लोग जानते हैं। मैं स्वयं होके आया हूँ, मैं उसकी बहुत पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से दिल्ली में हारी हो। जैसा मैं अभी हम आपसे जिक्र कर रहे थे कि 1967 के बाद से दिल्ली जो जीता है उसकी केंद्र में सरकार रही है। आप पता करवा लीजिए, जो भी दिल्ली में चुनाव हो, दिल्ली में पूरा मीडिया का केंद्र है, तो आपको पता चल जाएगा। तो कन्हैया की, अगर कन्हैया के अंदर कुछ भी होता तो 8 साल थी, आप चार्जशीट करते, आपने चार्जशीट नहीं किया। आखिर में उनको खुद से एप्लीकेशन मूव करनी पड़ी कि इस मामले का कैसे निस्तारण होगा। तो ये बहुत बड़ा इनका प्रोपोगेंडा मशीनरी थी जो 10 सालों से काम कर रही थी, वो रुकने जा रही है, उसका हॉल्ट होने जा रहा है। और उसी के मकसद से, उसी देश को बचाने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे। नहीं तो कैसे से हो सकता था कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में कहता कि हम फॉर्म 17 से उपलब्ध नहीं कराना चाहते हैं। कभी स्टेट बैंक तो आखिरी दम तक लड़ता रहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा ना जारी हो। तो ये तो लोग तो कैसे कर रहे हैं। आप पूरा 10 साल पूरा देश देख रहा है, दलितों के लिए बात कर रहे होते हैं। अरे हाथरस कौन भूल गया है, उन्नाव कौन भूल रहा है, महिलाओं के लिए मैं उस पे आऊंगा। लेकिन एक कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला है, उस पर एक टिप्पणी मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूं कि फैसला आपको लगता है सही है या गलत है, या इसका कुछ इस पे एक फैक्चुअल जानकारी है। 2017 में नरेंद्र मोदी जी ने कमेटी बनाई थी, कहा ओबीसीज में बाइफर्केशन किया जाना चाहिए, ईबीसी, एमबीसी, अलग अलग कैटेगरीज के लिए। तो उन्होंने उसी नोटिफिकेशन में राज्यों को अधिकार दिया कि कुछ लोगों को आप ओबीसी की कैटेगरी में आप स्पेस दीजिए, जगह दीजिए। उस पहले भी मुसलमानों में आरक्षण मिल रहा है, ओबीसी का ही हमेशा से मिल रहा है। इसमें तो कोई नई बात तो नरेंद्र मोदी जी कर नहीं रहे। अब वो नरेंद्र मोदी जी का ही पैदा किया हुआ जिन है। 2017 में नरेंद्र मोदी जी का ऑफिशियल ऑर्डर है, उसके बाद तमाम राज्यों ने अपने यहाँ किया। इन्होंने स्वयं कर अपने यहाँ पे गुजरात में करवाया, कर्नाटक में करवाया है, और बंगाल में मुकदमा लड़े हैं। बंगाल में इनको मुकदमा का असर समझ में आ जाएगा 4 जून को। इन लोगों को कुछ भी नहीं पता है, पूरा चुनाव इनका पटरी से उतर गया। तभी आनंद जी इसका जवाब दीजिए, उसके बाद मैं साजिद जी का रुख कर लेता हूं। एक तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी, अगर माफिया हैं? वो ये कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार का जो मामला चल रहा है जिसमें उन्होंने ये कहा जाता है कि नारेबाजी की, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, चार्जशीट क्यों नहीं फाइल की जा रही है? और साथ साथ ये आरक्षण को लेकर भी। पहली चीज तो मैंने इमरान प्रतापगढ़ी को माफिया नहीं जी, एक चीज नहीं, ये वो कह रहे हैं, रोहन जी कह रहे हैं कि अगर वो माफिया है तो उन पर कार्रवाई करवाइए। रोहन जी माफिया, मैंने ये कहा कि जो लोग अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की तारीफ में कशीदे पढ़ते थे जी, वो संविधान बचाने की बात, ठीक है। मैंने मेरा एक चीज। दूसरी चीज, इन्होंने पश्चिम बंगाल की बात की, मैं इनका जरा साफ कर देना चाहता हूं तस्वीर जो है। बंगाल में जो ओबीसी
सूची में 179 जातियां दर्ज, ठीक है। इसमें 118 179 में 118 मुस्लिम कम्युनिटी से। और आप मुसलमान देश के हिस्सा नहीं है क्या? सुन लीजिए पहले भी मिल रहा था उनको। अरे भाई साहब सुन लीजिए ना, ये मंडल कमीशन के बाद कुछ राज्यों में शुरू हुआ। अरे आपको सही जानकारी नहीं है इसका पूरा कानूनी पहलू, लेकिन मैं पूरा बैठ के बता सकता हूँ आपको। 92 से भी 57 नहीं बता सकता। आप बताते रहेगा। और सुन लीजिए 2011 आश्चर्य होता है ना, जो ओबीसी सूची थी ना, 2011 से पहले बंगाल में जो ओबीसी सूची अरे थी, हाँ, उसमें 108 जातियां शामिल थी, 53 मुस्लिम। शुभेंदु अधिकारी जी को बेहतर पता होगा आपके यहाँ पर। 2011 के बाद 71 जो नई जातियां जोड़ी है ना, हाँ, उनमें 65 मुस्लिम जातियों को जोड़ा गया। और आधार क्या है, उनको उनके वंशावली को नहीं माना गया, व्यवसाय को आधार बना के उनको आरक्षण दिया गया। इसको जरा पढ़ लीजिए रोहन जी, ठीक है। और तुष्टीकरण के लिए कुछ भी बोल देना। वो कह रहे हैं गुजरात में आपने मुस्लिमों को आरक्षण दिया, कर्नाटक में आपने मुस्लिमों को आरक्षण दिया। कर्नाटक में इन्होंने दिया था। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण को खत्म किया भाई। अरे आपने तो कहा ना कि आप उसके लिए नरेंद्र मोदी जी का दो चेहरे हैं, एक वो है जो वो बताते हैं दिखाते हैं, और एक वो जो करते हैं। नरेंद्र मोदी जी को हम, अरे क्या बात करते, सुनिए ना दुबे जी, अरे आप हम बता रहे हैं ना, बताते हैं, सुनिए तो पहले। अरे सुनिए आपको बताता हूँ, नरेंद्र मोदी जी बोलते सामने हैं कि मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा अगले दिन मैं सार्वजनिक त्याग दूंगा, सार्वजनिक जीवन त्याग दूंगा, और अगले दिन ही जाके तुरंत हिंदू मुसलमान करते हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, आप सुनिए ना दुबे जी, टीवी पे आप बोल रहे हैं, लोग सोचेंगे आप मुसलमानों से आपको कोई खास बुराई है। सुनिए तो पहले, अरे आप सार्वजनिक नेशनल टीवी पे लोग तमाम लोग देख रहे हैं, सुनिए तो। अरे भाई आप सुनिए तो बात, इतनी देर अभी हमने आपको इंटरप्ट नहीं किया, अभी हम फैक्ट की बात कर रहे हैं, घबरा रहे हैं। मुसलमान देख के नहीं करते। ठीक है आनंद जी, सुन लीजिए आनंद जी, बैक चैनल से लेकर काम नहीं करते। आनंद जी सुनिए तो, आनंद जी आता हूं मैं आपके पास, सुन लीजिए। आपने एक बार कहा, मैंने आपको बीच में नहीं टोका। आनंद भाई ये कह रहा हूँ कि आप नेशनल टीवी पे बोल रहे हैं कि मुसलमानों को 65 जातियों को जोड़ा गया। अरे भाई मुसलमान जो आरक्षण का मूल उद्देश्य है वो क्या है? आरक्षण का मूल उद्देश्य ये है कि हमसे जो पीछे छूट गए हैं जो लोग, उनको आगे बढ़ाने के लिए राज्य अपनी तरफ से प्रयास करेगा, उनको मौके देगा। आरक्षण का मूल आधार क्या है? आरक्षण का मूल आधार सामाजिक है। अरे आप सुनिए ना, आप लोग आरक्षण विरोधी हैं, पूरा देश जानता है। सुनिए तो, आगे तो बात सुनिए, इसीलिए आप चुनाव हार गए हैं। बात ये हुई है मंडल कमीशन, अरे मंडल कमंडल सब देख लिए थे हम लोग ने, 92 देख लिया। अरे भाई हम लोग मेरा काम ही दिन भर ही राजनीति पढ़ता करता दिन भर ही हूँ। सुनिए तो पहले। अरे मुझे पता है आनंद जी आप एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आप आनंद जी आराम से जवाब दीजिएगा। एक बार सुन लेते हैं रोहन जी को प्लीज। तो आनंद भाई, मंडल कमंडल की बात है, 92 देश ने देख चुके हैं, लेकिन बात इसकी है कि जब ये ओबीसी वर्ग को ये महसूस हो चुका है, इनके लोग ने, नेताओं ने मंच से बोला है कि हमको 400 सीटें चाहिए। इनको 400 सीटें क्यों चाहिए भाई? 272 इनको चाहिए होती सीटें चाहिए होती हैं बहुमत के लिए। ये 400 सीटें इसलिए चाहते हैं क्योंकि इनके बहुमत इकट्ठा हो जाए, इस संविधान परिवर्तन करना चाहते हैं। ये देश में तो हर एक को पता है, इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। पूरा चुनाव इसी पे हुआ और इसी पे हो रहा है। आपको इस आरक्षण विरोधी आपके रुख के कारण आपको एक पूरा चुनाव आप हार गए हैं। आपको ये जब 4 जून को रिजल्ट आएगा, हम और आप यहाँ बैठेंगे, उस पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है आनंद जी जवाब दीजिए। अब इनसे जरा पूछिए कि संविधान की कौन सी आर्टिकल में, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 335, आर्टिकल 340, 341, 342, किस आर्टिकल में यह वर्णित किया गया है कि मुसलमान एक धार्मिक समूह के तौर पे पिछड़ा है? जरा मुझे इनसे पूछ के बताइए। इसके अलावा 600 साल जिन लोगों ने शासन किया देश, सुन लीजिए 600 साल जिन लोगों ने देश पर शासन किया, आज भी देश में, सुन लीजिए ना, आप ही कहते हैं ना मुसलमानों में जातियां नहीं है। सुनिए तो ना, मतलब है मूल में वही। इतनी सारी बातों के बाद, इतनी सारी बातों के बाद मूल में आप वहीं पर आए। आपके यहाँ ऊंच नीच नहीं है, आप क्या जातियां कह तो रहा हूँ। अरे उनके क्या भी पठान है, सैयद सिद्दीकी है, लेकिन ये तो शुरू से होता आ रहा है। और आप जब बात करने की शुरुआत की, आपने तो घूमकर आखिर में वही आए और कहा भी यही जाता है कि अगर कांग्रेस पाकिस्तान मुसलमान हटा दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग 30 सेकंड नहीं बोल सकते। अरे भाई आप बोलिए संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है,
आपके नेता इंटरव्यू में कहते हैं राहुल गांधी की यह कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। उपलब्ध है पीडीएफ। फिर आप काहे झूठ बोलते हैं टीवी बैठ के? आप अरे पीआईबी की वेबसाइट पे उपलब्ध है, वो पीडीएफ में डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो हम कहेंगे तो अपने ऑफिस से कह के आपको मैं भिजवा दूंगा। अरे साहब हम भी भिजवा देंगे, आपको सीडी भिजवा देंगे, आप सुन लीजिए। तो एक चीज, आज देश में सरकारी खर्चे पर चलने वाले आपके माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटी मंत्रालय है, अलग से आपके लिए सिविल लॉ है, आपको हर तरह की छूट है, उसके बाद भी आप पिछड़े हैं। देश में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थी, उसको जवाब देना चाहिए था कि अगर मुसलमान पीछे रह गए तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है। तो ये इस तरह से आप देश को बरगलाना बंद करिए। क्या मुसलमान में मोची नहीं होता? मुसलमान में अरे काका कालेलकर कमेटी वो बताइए। अरुण जी, वो ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार 55 साल तक रही, आपकी सरकार रही तो मुस्लिम पिछड़े क्यों रह गए? वो ये कह रहे हैं, बताइए ना। बिल्कुल, जहां से सफर शुरू किया सन 47 में, कितने सारे देशों ने साथ में शुरू किया था, और वहां के बाद जिस तरह से हम लोग ने जमहूरियत को, प्रजातंत्र को बचा के रखा, जनता के अधिकारों को और सारी चीजों को मजबूत करते, मैच्योर डेमोक्रेसी, जब पूरी दुनिया के देशों ने कहा कि भारत में प्रजातंत्र विफल हो जाएगा, उस वक्त हम लोग वहां से शुरू करके यहाँ तक पहुंचे हैं। और जिस वक्त आप लोगों ने समाज में 47 के बाद बंटवारे के टाइम जो जहर बो के रखा था, भारतीय जनता पार्टी तो थी नहीं उस वक्त संघ हुआ करता था, तो वो उसको वहां से यहां तक पहुंचे हैं हम लोग। लेकिन आपने दोबारा फिर आपसे दक्षिणपंथी राजनीति मजबूत हुई, 2014 में आप दोबारा सत्ता में आए। 10 सालों में पूरी दुनिया का यही चक्र है डेमोक्रेसीज में, दक्षिणपंथ जब भी मजबूत होता है वो 10 सालों में या 5 सालों के अंदर ही अपनी वो पूरी चमक झील खो देता है, बिकॉज वो फ्यूल होता है नफरत से। आप सिर्फ निगेटिव बातें, नफरत और किसी को बाहर करना, बांटने की ही बात करेंगे, और पिछले 10 सालों में कर रहे हैं, और देश की जनता इससे उब चुकी है। बहुत छोटा सा जवाब, उसके बाद मैं साजिद जी के पास जाता हूं। जी अरुण जी, देखिए ये कितनी मजेदार बात है ना। कांग्रेस पार्टी कहती है हमने देश को आजाद कराया। देश को आजाद कराने की क्रेडिट लेने का काम जब होता है तो कहते हैं हमने देश को आजाद बिल्कुल कराया है, लेकिन जब हमारे नेता सालों साल जेल में रहे। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। लेकिन जैसे देश के बंटवारे की बात होगी तो कहेंगे ना वो हमने नहीं कराया, वो फलाने ने करा दिया। बिल्कुल, 2 राष्ट्र का सिद्धांत सबसे पहले विनायक दामोदर सावरकर जी ने पुणे की अपनी मीटिंग में करा। ये रहमत अली से पहले किया, आपको पता है, जिन्ना और रहमत अली से पहले विनायक दामोदर सावरकर जी ने पुणे में अपनी मीटिंग में। आज भी आप वही काम कर रहे हैं, आज भी आप देश के टुकड़े कराने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मुखर्जी की सरकार में अरे आप सुनिए तो, मुस्लिम लीग की सरकार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी तो मंत्री बने थे। आप लोगों ने मुस्लिम लीग के साथ सरकारें चलाई, साथ में बैठे काम किए, और आप कांग्रेस पे कह रहे होते हैं आप शुरू से चाहते थे बंटवारा हो। आपकी दक्षिणपंथ की राजनीति जो होती है, नफरत, बंटवारे, हिंसा प्रोपेल होती है। देखिए रोहन जी, आपने भी कहा कि आरक्षण का आधार क्या होना चाहिए, लेकिन ये कहा जाए कि एक संवैधानिक व्यवस्था है कि जातियों के आधार पर आरक्षण जो है वो मिल रहा है, लेकिन इसमें परिवर्तन होगा या नहीं होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन मैं साजिद जी का रुख करना चाहूँगा। साजिद जी, एक तो आपकी टिप्पणी चाहूँगा कि जो कोलकाता हाई कोर्ट का जो फैसला सामने आया है कि 2010 के बाद जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं उनको रद्द कर दिया जाएगा, और ये जिस तरह से कहा जा रहा है कि मुस्लिम की जो हालत इस वक्त बनी हुई है, कांग्रेस पार्टी के लिए उसको जिम्मेदार ठहराया जाता है। और आनंद जी भी कह रहे हैं कि 55 साल तक आपकी सरकार रही तो आपने मुस्लिमों के लिए क्या किया, क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ जो है वो हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं, हाई कोर्ट के आदेश पर आपकी टिप्पणी में सबसे पहले तो जो है वो जब देश आज़ाद हुआ तो सभी मिलकर लड़े अंग्रेजों के खिलाफ, और उस समय भाजपा और संघ कहीं नज़र नहीं आ रही थी, ना ही संघ के लोग थे, और देश के लोगों ने मिलजुल कर जो है वो देश को आज़ाद कराया। और उसके बाद जब देश आज़ाद हो गया तो भाजपा और संघ, उस समय भाजपा नहीं हुआ करती थी, संघ को शासन करना था, तब उन्होंने जो है वो उसे बांटने के लिए देश को वो मुसलमान और हिंदू शब्द दोनों निकाल के लाए। उसके बाद ही हिंदू मुस्लिम शुरू हुआ। तो जो हिंदुओं, जो मुसलमानों की स्थिति है देश में, वो काफ़ी बुरे हालात में हो। भारतीय जनता पार्टी लगातार उसका फ़ायदा उठाती रही है, और हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो बाई चॉइस है, वो बाई चांस नहीं है। यहाँ के मुसलमान, जब देश का बंटवारा संघ और भाजपा, जो संघ और भारतीय जनता पार्टी से जो पुराना संगठन था, तो उन लोगों की कोशिश के बाद जब बंटवारा हुआ तो जो लोग
अपनी खुशी से नहीं गए, जो देश छोड़ना नहीं चाहते थे, तो वो बाई चॉइस नहीं गए, वो यहाँ हिंदुस्तान का मुसलमान है। और जो आरक्षण की बात चल रही थी, तो आरक्षण हिंदुस्तान में सबसे पहले 1901 में महाराष्ट्र में दिया गया था छत्रपति साहू जी महाराज जी ने। और उसमें यही बात थी कि जो जातियां यहाँ पिछड़ जाएंगी उनको आगे लाने के लिए ये आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। और मुसलमानों की क्या स्थिति है, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से समझा जा सकता है। क्या लगता है हाई कोर्ट के फैसले पर आपकी क्या राय? हाई कोर्ट के फैसले पर जो है वो माननीय मुख्यमंत्री बंगाल जो है वो उस पर अपने उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते, वकीलों से और उनसे राय मशवरा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम ये फैसले को नहीं मानते, हाई कोर्ट का फैसला नहीं उसमें मानते। जो नियम अनुसार होगा वो करेंगे। उसमें ऐसा नहीं है कि भारत के संविधान से अलग हटकर या जो कानून है उससे अलग हटकर वो कुछ कर सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिना हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान के अलावा कोई और इनके पास शब्द नहीं है। और ये बात कर रहे हैं अल्पसंख्यकों की, अल्पसंख्यकों ठीक है, अल्पसंख्यकों की, ठीक है। के लिए एक मंत्रालय बनाया गया था। मैं रोकना चाहूंगा इसी बीच 3 बजे तक का आंकड़े एक बार साजिद जी बता देते हैं। 3 बजे तक के आंकड़े देखिए।